हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर मिल रहे हैं, आगे वॉल्केनोस के टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने ज्वालामुखियों के संबंध में पढ़ाया था कि ज्वालामुखी होते क्या हैं, व्हाट आर वॉल्केनोज, और ज्वालामुखियों से कौन कौन से तरह के मटेरियल्स इरप्शन से बाहर निकलते हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स कम आउट फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी की जो उद्गार हैं, जैसे लावा बाहर निकलता है, लावा कम्स आउट। इसी तरह से बोल्डर्स, पत्थर के टुकड़े बाहर निकलते हैं, राख, ऐश, धूल, डस्ट, और हमने कुछ टफ, जैसे राख का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, एक संगठित रूप होता है, वो सब हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी उद्गार के साथ बाहर निकलते हैं। और ऐसे मैंने आपको ज्वालामुखी जो बम है वो भी बताया था कि वॉल्केनिक बॉम्ब्स भी होते हैं। वॉल्केनिक बॉम्ब्स तो वो पत्थर के टुकड़े हैं, रॉक पीसेस हैं, जो उद्गार के साथ बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, काफ़ी ऊपर तक जाकर के वापस नीचे गिरते हैं, तो किसी बम वर्षा की तरह लगता है, यानी जैसे कोई बॉम्ब रेन हो रही हो। तो आज मैं आपको जो उस टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूँ, आज हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे। अब ये बहुत जनरल टॉपिक है, इसमें हम ज्वालामुखियों के प्रकार में जो ज्वालामुखी पढ़ते हैं वो ब्रॉडली तीन तरह से पढ़ते हैं, यानी वॉल्केनोज आर ब्रॉडली कैप्ट इनटू थ्री कैटेगरीज। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे और मैं आपको तीनों टाइप्स के आज कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वॉल्केनोज का, ये एक लंबा टॉपिक है। ज्योग्राफी में ऐसे टॉपिक्स काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि हमें केवल वॉल्केनोज नहीं पढ़ने होते, हमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में कहाँ कहाँ है वो भी पढ़ना होता है। मगर इसके साथ एक बात और है कि जब हम उदाहरणों की बात करते हैं, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स तो गिने चुने होते हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको समझाने के लिए होते हैं, आपको हिंट देने के लिए होते हैं। तो मैं अभी आपको इस क्लास के अंदर, मेरा जो लेक्चर है इसके अंदर, मैं आपको पूरे के पूरे वॉल्केनोज की लिस्ट नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल आपको एग्जाम्पल दूंगा जो बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स माने जाते हैं वॉल्केनो को समझाने के लिए कि वो कितने टाइप के होते हैं। यानी जो तीन प्रकार के वॉल्केनोज हैं, द वॉल्केनोज विच आर कैप्ट इनटू थ्री कैटेगरीज, उनके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स कौन से हैं दुनिया में जो हमें मिलते हैं देखने को, सुनने को, आए दिन कहीं ना कहीं न्यूज़ में मिलता ही रहता है। तो मैं आज आपको उनको तीनों को कैटेगराइज करके चलूंगा। तो मैं अभी इसका आपको एक पहला टाइप बताता हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा जो ग्लोब है उससे भी इसको समझेंगे, थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहला टाइप है, जो मैं पहला टाइप लिख रहा हूं यहां बोर्ड पे, वो है सक्रिय, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं जागृत ज्वालामुखी। और ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है आपके स्कूल बुक्स में भी, कोई नए नाम नहीं है, फॉरेन वर्ड्स नहीं है ये। तो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल, दीज आर एक्टिव वॉल्केनोज। अब एक्टिव वॉल्केनोज की क्या डेफिनेशन होती है, यानी जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जागृत ज्वालामुखी हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। जैसा कि इनका नाम हमको बता रहा है, इनके हमें नाम से पता चल रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होने चाहिए, जिनमें अक्सर बार बार विस्फोट होते रहते हैं, यानी जिनमें अक्सर इरप्शंस होते रहते हैं। अगर इसको हम परिभाषित करें इस लैंग्वेज में जो हमें टेक्निकल कई बार लिखना पड़ जाता है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में, तो फिर ये वो वॉल्केनोज हैं, ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं। और उद्गार से निकलने वाले पदार्थ मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा है, लावा, चट्टानी टुकड़े, धूल, राख वगैरह। यानी जो वॉल्केनोज ऐसे हैं विच कांस्टेंट, इन कांस्टेंट फॉर्म, आई मस्ट से कांस्टेंट फॉर्म में वो इजेक्ट करते रहते हैं मटेरियल को, यानी दे कॉन्स्टेंटली इजेक्ट द वॉल्केनिक मटेरियल्स लाइक लावा, बोल्डर्स, रॉक पीसेस, ऐश, डस्ट वगैरह। तो इसको हम अगर यहाँ बोर्ड पे लिखें तो ऐसे हो जाएगा ये कि जिनमें
समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, यानी ऐसे वॉल्केनोज हो गए विच कॉन्स्टेंटली eject volcanic material। अच्छा, इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, जैसे कि आप लोगों को अगर ये लगे कि साहब वो कितने सालों में या कितने महीनों में एक बार इरप्ट हो जाता है, ऐसा कुछ इसमें तय नहीं है। अक्सर हम इसको इस आधार पे ले लेते हैं कि जिन ज्वालामुखियों में अक्सर हम सुनते रहते हैं कि विस्फोट हो गया और फिर कुछ सालों बाद फिर विस्फोट हो गया, या आज हुआ और कल भी हो गया, तो फिर वो एक्टिव की हम कैटेगरी में रख देते हैं। यानी जिनमें हमें बार बार न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है कहीं ना कहीं कि इनमें उद्गार हो रहे हैं, इनके अंदर इरप्शंस हो रहे हैं। तो ये तो एक जो सिंपल सी डेफिनेशन है जो इसमें छुपी हुई है, इनकी जो टर्मिनोलॉजी उसी के अंदर आप देख रहे हैं। सक्रिय, जो सक्रिय रूप से अभी भी उद्गार करते रहते हैं। जागृत, जो जागे हुए हैं, यानी जो अभी भी इरप्शन करते हैं, जो अभी भी लावा बाहर निकालते हैं। और इंग्लिश में देख रहे हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली जो इजेक्ट करते रहते हैं वॉल्केनिक मटेरियल को। कॉन्स्टेंटली को इट इज नॉट लाइक वेरी रेगुलर, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम टू टाइम दे आर सीन इरप्टेड, यानी उनके अंदर विस्फोट होते रहते हैं। तो आज मैं आपको एक्टिव वॉल्केनोज के कुछ कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल दुनिया के बताता हूँ। आप लोगों को वो जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा मैं ग्लोब से भी आज इंडिकेट करूंगा आपको। तो पहले हम उन एग्जाम्पल्स पे आते हैं, फिर ये जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनके भी देखने हैं हमको, लेकिन पहले एक्टिव वॉल्केनोज के कुछ अच्छे एग्जाम्पल हमें कौन से मिल सकते हैं देखने को। आपको सबसे पहले तो मैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए, आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीपों का नाम सुना होगा, हवाईयन आइलैंड्स। ये जो हवाई या हवाईयन आइलैंड्स हैं, ये हवाई द्वीप, जिनको मैं हिंदी में ऐसे लिख देता हूं हवाई द्वीप, ये जो वॉल्केनिक आइलैंड से ये जो हवाई द्वीप हैं, इनके अंदर आपको जो कुछ बड़े एग्जाम्पल्स मिलेंगे, खास जाने पहचाने एग्जाम्पल है, उनमें से एक दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग आज बहुत एक्टिव मानते हैं, जिसमें हमेशा लावा निकलता रहता है, लावा बाहर आता रहता है। तो ये जो हवाईयन आइलैंड्स हैं, इनके अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये लोकेशन इनकी प्रशांत महासागर में है, यानी ये आइलैंड्स आपको पैसिफिक ओशन में मिलेंगे। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ग्लोब से इंडिकेट करूं, तो ये मेरे पास ग्लोब है आज। आप लोग इस ग्लोब पे ये जो देख रहे हैं, ये उत्तर अमेरिका है। कैन यू सी दिस? मैं इसको क्लोज ला रहा हूं आपके। ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में ये जो कंट्री आपको नजर आ रहा है, ये जो कंट्री है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स के ही आइलैंड्स यहाँ पैसिफिक ओशन में है। ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। इस पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ जहाँ मैं फिंगर रख रहा हूँ, जिस जगह आप देख रहे हैं मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये हवाई द्वीप है। और हवाई आइलैंड्स यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, यानी ये उस देश का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। हवाई द्वीप जहाँ पर है, वहाँ पर दो वॉल्केनो ऐसे हैं जो कि अक्सर इरप्ट होते रहते, और उनके मैं नाम लिख रहा हूं। तो आप लोग आपके जो नोट्स बनाते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा। एक तो हवाई द्वीपों में जो आइलैंड, हवाईयन आइलैंड्स हैं, उसके अंदर
एक वॉल्केनो है, नाम थोड़े से आपको सुनने में अटपटे लग सकते हैं। इसको एक्चुअली ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, किलुविया ज्वालामुखी। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये स्पेलिंग कुछ इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन जो इसको बोला जाता है तो इस तरह से, किलुविया। सो किलुविया वोल्केनो, जो किलुविया ज्वालामुखी है, ये दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। किलुविया या जो सक्रिय ज्वालामुखी किलुविया है, इसके लिए ध्यान रखें, ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिख दूं तो दिस इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग ये जो किलुविया है, इसको हवाई द्वीपों में पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हवाई द्वीप कहाँ आते हैं, पैसिफिक ओशन में। अगर मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स का ही, ये मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया सक्रिय ज्वालामुखियों का, कि हवाई द्वीप के अंदर ये एक वॉल्केनो है किलुविया। ऐसे ही हवाई द्वीप के अंदर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो भी एक्टिव वॉल्केनो है, जिसमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं। तो मैं उसका नाम अभी इसके बाद लिख देता हूं। वो जो वोल्केनो है उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है मौना लोआ। तो आपको जो मौना लोआ ज्वालामुखी है वो भी आपको कहां मिलेगा, वो भी आपको हवाईयन आइलैंड्स में मिलेगा, हवाई द्वीपों में मिलेगा। तो मैं अगला एग्जांपल लिख देता हूं इसका। इसको आप हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, मोना लोआ ज्वालामुखी यानी मोना लोआ वॉल्केनो। तो ये जो मोना लोआ वॉल्केनो है ये भी आपको हवाईयन आइलैंड्स में ही मिलेगा। तो हवाई द्वीप में मैं आपको दो बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं। वैसे वहां पर और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे, वो भी आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जो दो हैं ये सबसे बढ़िया एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं एक्टिव वॉल्केनोज के कुछ और एग्जांपल पे। तो ये तो मैंने आपको यूएसए के दो बताए। आप लोगों ने अभी जो यूएसए को ग्लोब पे देखा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, उत्तर अमेरिका जो मैंने आपको महाद्वीप बताया, इसी उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप यानी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसी के नीचे यहां साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहां पर दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप आ गया। अगर आप क्लोजली देखें इसको तो ये साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका है। तो ये कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर, इस महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, उसका नाम है इक्वेडोर। तो इक्वेडोर इस जगह पर है। तो ये जो ज्वालामुखी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी एक्टिव वॉल्केनोज का अच्छा एग्जांपल है। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपको कोई पूरी लिस्ट नहीं लिखा रहा, आई एम नॉट गिविंग यू ए लिस्ट कंप्लीट ऑफ दीज वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज, उसमें मैं आपको फिर पूरे ज्वालामुखियों के बारे में कुछ जो दुनिया भर के खास हैं उनके कुछ नाम बताऊंगा। लेकिन अभी मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, इसलिए मैं अब यहां आ रहा हूं। ये जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जो इक्वेडोर कंट्री है। तो एक्टिव वॉल्केनोज का एक और एग्जांपल कौन सा हो गया, दक्षिण अमेरिका में और भी बहुत सारे ज्वालामुखी मिलेंगे, साउथ अमेरिका में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो अच्छा है जिसको हम लोग कोट कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको पूछा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका यानी जो साउथ
अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें जो देश है इक्वेडोर, उस इक्वेडोर का एक कोटो पैक्सी ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी काफी मशहूर नाम है। तो हम अगर इंग्लिश में इसको लिखें तो इक्वेडोर, इक्वेडोर में कौन सा वोल्केनो मिलता है आपको? कोटोपैक्सी वोल्केनो। ये साउथ अमेरिका में, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी हम टॉपिक को जैसे आगे बढ़ाएंगे, मैं जब विश्व वितरण बताऊंगा ज्वालामुखियों का, उसके अंदर ये टॉपिक डिटेल में आएगा, लेकिन ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स में आता है। तो अब हम लोग थोड़ा यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में हमने इटली कंट्री बहुत अच्छी तरह सुना हुआ है, इटाली। तो वो जो इटाली है, इटली है, यूरोप की बात कर रहा हूं मैं भी। यूरोप में जो इटली देश है, उसमें आपको सक्रिय ज्वालामुखियों के जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं, उनके कुछ बहुत जो मशहूर एग्जाम्पल्स हैं, काफी फेमस एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको मिलेंगे। तो इटली में मैं आपको पहले इसकी एक लोकेशन मोटी मोटी बता देता हूं ग्लोब से, कि ये कंट्री है कहां पर लगभग। अभी मैं आपको ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका बता रहा था। अब हम इधर आते हैं तो इसके दाईं तरफ अफ्रीका है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। आप अफ्रीका महाद्वीप से जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप है। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में, बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, यहां ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं, जो नीला रंग देख रहे हैं, इसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट द मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसके अंदर यहां पर इटली है। यानी इटली भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है वहां पर लोकेटेड है। तो इटली दुनिया का जाना पहचाना देश है, सब जानते हैं। रोम वहाँ की कैपिटल है। तो हम लोगों को ये जो इटली है, इसके अंदर भी कुछ वॉल्केनोज के नाम मिलते हैं, जिनको हम एक्टिव वॉल्केनोज के नाम से दुनिया भर में काफ़ी खतरनाक विस्फोटों के लिए जानते हैं। तो मैं आपको वो नाम यहाँ लिख के बताता हूँ, कौन कौन से नाम है वो। एक तो इटली में आपको, जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी, एक्चुअली वो काफी ह्यूज होते हैं, पर्वत का रूप ले लेते हैं। दे टेक फॉर्म ऑफ ए माउंटेन, सो वी ऑफन राइट देम लाइक माउंट। सो माउंट मीन्स माउंटेन। तो हम हिंदी में भी वैसे लिख दिया करते हैं, क्योंकि वो ज्वालामुखी पर्वत जो एक शब्द है। तो इधर मैं आपको एक मशहूर जो इटली का एक्टिव वॉल्केनो है उसका नाम बताता हूं। उसको हम माउंट एटना के नाम से जानते हैं। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो आप इसको ऐसे, माउंट एटना। ये जो माउंट एटना ज्वालामुखी है इटाली का, ये भी काफी एक्टिव है। इटली में ही, उसी इटाली कंट्री के अंदर एक आइलैंड है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इटली मेडिटेरेनियन सी में है, भूमध्य सागर में है। तो फिर मतलब भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तो इटली में एक आइलैंड है, एक द्वीप है। द्वीप तो आप जानते हैं पानी से घिरा होता है चारों तरफ से। तो इटली में एक लिपारी आइलैंड है। वो जो लिपारी द्वीप है, उस लिपारी आइलैंड
में भी एक आपको वॉल्केनो मिलेगा, और ये काफी मशहूर है। मैं इसकी एक खासियत बताऊंगा आपको अभी। इसका नाम है स्ट्रोम्बोली। इसको हम स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो के नाम से जानते हैं, जो लिपारी द्वीप में है इटली के। अभी मैंने आपको उसकी लोकेशन ग्लोब पे हिंट किया था। बाकी आप लोग थोड़ा अपने लेवल पे एटलसेस जो हमारी मिल जाती है इजीली मार्केट में, वो एटलस को आप जरूर स्टडी करिए, क्योंकि एटलस से आपको सीधी एग्जैक्ट लोकेशन की पता लग जाती है। तो हम जो इटली का लिपारी आइलैंड है उसके स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें, तो मैं इंग्लिश में इसको यहां लिख देता हूं थोड़ा सा नीचे, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे उसको। सो दिस इज स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो। अभी जो स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो है, आप लोगों ने सुना है कि जैसे हम कभी दुनिया में जब समुद्रों में यातायात की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ओशंस के अंदर, तो जो जहाज हैं पानी के, जो शिप्स हैं, वो जब मूव करते हैं ओशंस के अंदर, कोस्ट पे पहुंचते हैं, तट पे पहुंचते हैं, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउसेस बने होते हैं। आपने कभी उसको देखा हो टीवी पे, डॉक्यूमेंट्रीज में, या खुद कहीं आप घूमने गए हो वहां पर आपने कहीं कोस्ट पे देखा हो, तो लाइट हाउस एक टावर की तरह होता है। उस पर एक लाइट का फोकस होता है, तो वो फोकस फेंकता रहता है लाइट का, और उससे जहाजों को रास्ता दिखता है आने जाने का। मतलब दे शो द रूट टू द शिप्स टू मूव, किनको कहाँ की तरफ जाना है। और इस तरह से स्ट्रोम्बोली, जो मैंने आपको अभी भूमध्य सागर बताया, वहां पर रात में इससे जो 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 लावा एमिट होता रहता है, या जो लावा निकलता रहता है रेगुलरली, तो रात को ऐसा लगता है जैसे वो कोई लाइट हाउस है, यानी जैसे कोई प्रकाश स्तंभ है। तो रात में जहाजों को स्ट्रोम्बोली, यानी शिप्स को स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो दूर से समुद्र में नजर आ जाता है। इसलिए उसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा आता है कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है दुनिया का, विच इज दैट वॉल्केनो विच इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, यानी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। आप प्रकाश स्तंभ भी कह सकते हैं, आप प्रकाश ग्रह भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो स्ट्रोम्बोली को क्या कहा जाता है? इसको इसके इस नेचर की वजह से कि रात में भी इसको हम देख सकते हैं, जहाजों को इससे काफी फैसिलिटी मिलती है, जो पानी के जहाज है समुद्र के, तो इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं तो ये हो जाएगा लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, और इन अदर वर्ड्स लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो ये लाइट हाउस इसीलिए कहलाता है क्योंकि रात में ये जो इसका ऊपर का जो क्रेटर है उसमें से आप उजाला देख सकते हैं, लावा वगैरह आपको दिख सकता है, तो उससे आपको रात में रोशनी दिखाई देती है। तो ये कितने बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम लोग फिर थोड़ा सा ऐसे तो दुनिया में मैंने आपको बताया कई जगह एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लेकिन अगर हम अब भारत की बात कर लें, तो आपने भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो हम लोग इंडियंस हैं, हम जानते हैं अंडमान निकोबार कहाँ पे है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, यानी भारत के भूगोल में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ।
आप लोग उसी ग्लोब पे, जब आपको मैं अभी अफ्रीका बता रहा था, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, हम जैसे ही अफ्रीका से और यूरोप से, अफ्रीका से यूरोप से इस साइड चलेंगे तो ये एशिया का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा एशिया का है। इस एशिया में हमारा देश आपको साफ दिखाई दे रहा है, भारत। और यहाँ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमारे देश का एक एक्टिव वोल्केनो है, एक जागृत ज्वालामुखी है, और वो एकमात्र ही है हमारे देश का। यानी जो हमारे देश का सिंगल एक्टिव वोल्केनो है वो अंडमान निकोबार में है। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आपको बैरन द्वीप का ज्वालामुखी, यानी वॉल्केनो ऑफ बैरन आइलैंड। आप जानते हैं अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार है उसको द्वीप समूह कहते हैं हम लोग। यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे इंग्लिश में आपने बोलते हैं ना आइल, ISLE। तो जो भारत में आपको एग्जांपल मिलेगा बहुत अच्छा एक्टिव वोल्केनो का, जागृत ज्वालामुखी का, वो बैरन, कई बार उसको बैरन वोल्केनो भी बोल देते हैं सीधा। तो ये आपको कहां मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मैं दोनों मीडियम में इसको लिख रहा हूं ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को फायदा मिले। सो दिस इज इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। लेकिन माइंड इट, इसको ध्यान रखें कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के भूगोल में भी पढ़ेंगे इसको आप। यानी सिंगल एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स बताए वो मैंने कुछ गिने चुने लिए हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं इसके साथ जो आपको थोड़ा हैरत अंगेज लग सकता है कि आखिर एग्जाम्पल्स हम 2 4 5 अच्छे रहते हैं समझने के लिए, लेकिन दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पर, अराउंड द वर्ल्ड कितने ज्वालामुखी हो सकते हैं एक्टिव? तो विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। यानी देयर आर around 500 active volcanoes in the world। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, कि मैंने तो आपको कुछ बहुत सेलेक्टेड नाम बताए, लेकिन क्योंकि एक्टिव वॉल्केनोज और भी हैं जिनके हम नाम हमको याद रखने हैं, तो वो मैं आपको जो टॉपिक मेरा आएगा आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज दुनिया में सब जगह, तो उसकी एक लिस्ट टाइप हम बनाएंगे, उसके अंदर आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपको एक्टिव वॉल्केनोज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये मैंने ज्वालामुखियों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो में एक कैटेगरी पढ़ाई है आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूं ज्वालामुखियों की जो सेकंड कैटेगरी है, जिसको हम लोग सोए हुए ज्वालामुखी कहते हैं, जो कि डॉर्मेंट हैं, यानी जो अभी काफी लंबे समय से चुप बैठे हैं, लेकिन कभी भी अचानक फट सकते हैं। दे कैन इरप्ट एनी टाइम।
So I'm going to write down the next category number 2. दूसरा किस्म का जो है उनको हम लोग कहते हैं, दो नाम है इनके, एक तो हिंदी के हिसाब से पहले बता रहा हूं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सोए हुए। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो शब्द है कई बार सुषुप्त ज्वालामुखी भी कह देते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी, जिनका अंग्रेजी टर्म होगा डॉर्मेंट वोल्केनोज। ये जो डॉर्मेंट वोल्केनोज हैं, इनको कैसे डिफाइन करेंगे? इनके लिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे बोलूं, आप सिंपल जैसे प्रसुप्त या डॉर्मेंट को अगर आप ऐसे लें तो आप जरा हिंदी के वर्ड पे गौर करिए। प्रसुप्त सोए हुए, तो मैं अगर ऐसे लिखूं जो सोए हुए हैं, लेकिन ये परिभाषा थोड़ी चलती है एग्जाम्स के अंदर। एग्जाम्स के अंदर तो हम ऐसे लिखेंगे एक फॉर्म में इसको, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि दोज वोल्केनोज व्हिच आर स्लीपिंग नाउ, यानी जो अभी सो रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद, लेकिन कभी भी उठ सकते हैं। तो आपको यहां पर सोए हुए जो ज्वालामुखी हैं, स्लीपिंग हैं, उनको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं यहां डेफिनेशन लिखता हूं। इसके भी आपको मैं कुछ गिने चुने एग्जांपल्स बताऊंगा अभी फिलहाल। एक तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, निकट अतीत में, यानी पिछले पास्ट में, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, which have not erupted in near past, परंतु, यानी जिसको हम कह रहे हैं बट, परंतु अचानक कभी भी हो सकता है, यानी ये कभी भी अचानक फट सकते हैं, बट दे कैन erupt सडनली। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत खतरनाक हुए। आप इनको चुप पड़ा देख करके, इनको साइलेंट समझ करके कि ये स्लीपिंग है, आपको लगता है कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं। आप लोग जरा सोचिए कि जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, उनकी तो एक खासियत हमने ऐसे ही समझ ली थी अभी, कि एक्टिव वोल्केनोज तो टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहते हैं, तो उनका लावा तो बाहर निकलता रहता है। लेकिन ये वाले कौन से वोल्केनो हैं जिनके अंदर लावा स्टोर होता रहता है, लावा इकट्ठा होता रहता है, इसलिए दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी हैं। ये कई बार 100 साल, 200 साल, 500 साल भी नहीं फटते, और जब ये इरप्ट होते हैं तो ये सबसे ज्यादा तबाही लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका इरप्शन होता है तो सबसे ज्यादा अमाउंट में लावा बाहर आता है, और बहुत तेज धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। इसलिए दुनिया की सबसे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दुनिया के सबसे खतरनाक, मोस्ट डेंजरस वोल्केनोज कौन से हैं, तो वो प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, क्योंकि इनको हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब फटेंगे, ये कभी भी अचानक फट सकते हैं। इसलिए हम लोग जब डॉर्मेंट वोल्केनोज की बात करते हैं, ये दुनिया में सबसे खतरनाक हैं। इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। एक तो ये सर्वाधिक विनाशकारी है, यानी ये मोस्ट डिजास्ट्रस है, ये इनकी एक खासियत है।
और इनसे सर्वाधिक मात्रा में लावा निकलता है। सबसे ज्यादा मात्रा में लावा क्यों निकलता है? क्योंकि वो बहुत अरसे से नीचे जमीन के इकट्ठा होता रहता है। तो हम लिखेंगे कि ये इजेक्ट करते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लावा। ये सब आपके क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं अगर आप इसको गौर करें तो, कि सबसे ज्यादा मात्रा में लावा कौन से जो वॉल्केनोज से बाहर आएगा? डॉर्मेंट से, बिकॉज दे आर स्लीपिंग। ये एक्टिव तो हैं लेकिन उस पहली वाली कैटेगरी की तरह नहीं है, ये चुपचाप एक्टिव है, ये कभी भी अचानक फट सकते हैं। इसलिए हम लोग इन ज्वालामुखियों को सबसे खतरनाक पाते हैं। इनके मैं आपको 3 बेहद जो इनके जो खतरनाक एग्जाम्पल्स हैं वो बताता हूँ। तो हम लोग अब जरा इनके एग्जाम्पल्स को लेते हैं कि वो कौन कौन से खास एग्जाम्पल्स हम याद कर सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके उदाहरण जो इनके जो एग्जाम्पल हैं उस पर आ जाते हैं। उदाहरण में हम लोग एक तो इटली की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको इटली की लोकेशन में आपको बता चुका हूं, यूरोप में, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। तो वहां जो इटली कंट्री है उसमें एक इसका बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है। इटली का माउंट वेसुवियस बहुत खतरनाक ज्वालामुखी। जो वेसुवियस है, माउंट वेसुवियस, ये भी इटाली में है और वो जो मैं आपको मेडिटेरेनियन सी का इलाका बताया था उसी से जुड़े हुए इलाके हैं सभी। आप इटली के अलावा आप इसका एक काफी खतरनाक एग्जाम्पल है जो जापान में मिलता है। जापान में हो सकता है आपने इनको स्कूल्स में पढ़ा भी होगा, आपकी जो क्लासेस हैं, फ्यूजियामा। जापान के लोग तो उसको पूजा भी करते थे, वर्शिप दैट माउंटेन। तो वो उसको एक सुपर नेचुरल पावर के रूप में भी देखते हैं। अब नेचुरल सी बात है कि इतने खतरनाक ज्वालामुखी हैं तो उनसे डर तो लगता ही है। तो यहाँ पर हम लोग जापान की अगर बात करें तो जापान में आपको, इटाली का तो मैंने आपको कौन सा बता दिया, माउंट वेसुवियस। आप माउंट भी नहीं लिखे, वेसुवियस भी, तो ये चलेगा। जापान का फ्यूजियामा, इसको हम कई बार माउंट फ्यूजी ऐसे ही बोल देते हैं। यानी जापान का, आप यहां भी लगा देंगे तो एक ही बात है, माउंट फ्यूजी यामा, या फिर माउंट फ्यूजी। अब आपको जापान की लोकेशन किधर है मैं बता देता हूं। आपको मैंने अभी बताया कि ये एशिया का कॉन्टिनेंट है, एशिया। हम भारत से इधर की तरफ चलेंगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया का इलाका है। आप यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे यहां की तरफ, तो ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है यहां पर पूरी एक द्वीपों की श्रृंखला है। तो यहां इधर जापान स्थित है, यानी जापान इस जगह सिचुएटेड है। तो हम लोग जब जापान की बात करते हैं, जहां चाइना पास में, कोरिया पास में है, ये सब कंट्रीज हैं। आप एटलस में इसको और क्लियरली देखिएगा तो जापान में एक बड़ा सा आइलैंड है। आपने सुना होगा ना कि जापान द्वीपों का देश है, यानी जापान इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स। तो वहां पर 4 तो बड़े द्वीप हैं जिनके मैं अभी केवल नाम ले रहा हूं। देर आर 4 मेजर आइलैंड्स इन जापान, लाइक देर इज वन होन्शु, होन्शु आइलैंड। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो होन्शु जो आइलैंड है, होन्शु जो द्वीप है, उसके अंदर एक वॉल्केनो है, ये फ्यूजियामा।
इसके अलावा वहाँ पे और भी जो आइलैंड्स मिलते हैं, जिसमें होन्शु के अलावा होक्काइडो, इसी तरह से शिकोकू एंड क्यूशू, ये सब जापानीज नाम है, तो नेचुरल सी बात है नाम ऐसे ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर जब होन्शु की बात करते हैं तो होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है, तो ये वहाँ के होन्शु आइलैंड में ही आता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, तो आप याद करने में आसानी होगी आपको। तो ये जापान के होन्शु आइलैंड में है। कौन सा ज्वालामुखी? फ्यूजियामा। मैं आपको जापान की एक और खास बात बता देता हूं जापान के लिए। आपको याद है हमने प्लेट टेक्टोनिक्स की जब हम बात कर रहे थे, प्लेट विवर्तन की दुनिया में प्लेट्स हैं, ऊपर की जो परत है पृथ्वी की, ये कुछ प्लेट्स पे डिवाइडेड है, ये कुछ सख्त हिस्सों में डिवाइडेड है, जिनमें से एक यूरेशियन प्लेट है जो नाम यूरोप और एशिया को मिला के बना यूरेशियन प्लेट, और एक प्रशांत प्लेट है, पूरे पैसिफिक ओशन की दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इसके नीचे की पूरी ज़मीन पैसिफिक प्लेट पे है। ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जापान में जहाँ यहाँ लोकेशन मैंने आपको जापान की बताई है, तो यहाँ प्रशांत महासागर की प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है उनमें आपस में टकराव होता रहता है। तो इसीलिए आपने सुना होगा जापान में बहुत भूकंप आते हैं, और जापान में इसीलिए बहुत ज़्यादा वोल्केनोज भी हैं खतरनाक। तो मैं आपको जापान के एक जीके का क्वेश्चन है आया हुआ है, वो आप लोग नोट कर सकते हैं कि जापान में एक घाटी है, एक वैली है, जिस पर काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं, काफी सारे ज्वालामुखी उसमें मिलते हैं। तो आप लोग जापान में ध्यान रखिएगा, जापान में एक फोसा मैग्ना घाटी है, इसका नाम है फोसा मैग्ना। तो फोसा मैग्ना घाटी है जो आपने कभी सुना है कि जैसे हम ज्योग्राफी में कि कभी कहीं पृथ्वी के मूवमेंट्स की वजह से, सरफेस के मूवमेंट्स की वजह से दरार आ जाती है, यानी रिफ्टिंग हो जाती है। तो दरार जहां आती है तो वहां से भी लावा बाहर आता है। तो जो मैं यहां लिखूं तो एक दरारी निम्न घाटी है, ज्योग्राफी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको, दरारी निम्न घाटी है जो एक ज्वालामुखियों की पेटी है, यानी एक लंबी वैली है, एक लंबा इलाका है होन्शु आइलैंड में। ये मैं आपको होन्शु में बता रहा हूं, ये होन्शु के अंदर ही बता रहा हूं। तो होन्शु में एक ऐसा इलाका है जहां एक लंबी दरार है, एक लंबी रिफ्ट है, जहां पर आपको एक कतार में ज्वालामुखी मिलेंगे। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि फोसा मैग्ना घाटी कौन से कंट्री में मिलती है, तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि फोसा मैग्ना घाटी कहां पर है, जापान के होन्शु आइलैंड में। मैं इसको इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं यहां ऊपर, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। तो फोसा मैग्ना वैली, ये जो फोसा मैग्ना वैली है ये होन्शु आइलैंड में ही है, होन्शु द्वीप में ही है, इज ए रिफ्ट, रिफ्ट दरार को कहते हैं, क्रैक्स फिशर्स को, ए रिफ्ट lowland where a volcanic belt is found, यानी जहां पर आपको एक वॉल्केनिक बेल्ट मिलती है जिसमें काफी ज्वालामुखी मिलते हैं। तो फोसा मैग्ना वैली आपको कहां मिलेगी, जो जापान है। तो देखिए आपके ये कितने सारे क्वेश्चंस यहां पे तैयार हो जाते हैं। जापान में ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखियों का मेन कारण क्या है कि वहां पर दो प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, यूरेशियन प्लेट और एक जिसको हम कह रहे हैं, जो दूसरा प्लेट है प्रशांत महासागर, जो मैं आपको ग्लोब से बताया था। तो ये जो हम लोग एक एग्जाम्पल हमने और देखा
वो जापान का हुआ। आपको एक एग्जांपल और देता हूं। और ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे ऑलरेडी। इंडोनेशिया में इंडोनेशिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है? ये आप एशिया में भारत को देख पा रहे हैं। इधर से हम चलेंगे तो यहां से राइट साइड जाते ही ये मलेशिया, बर्मा के आगे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह इधर आते हैं। तो अगर हम ऐसे लें तो जो थाईलैंड, मलेशिया वगैरह है उससे नीचे चलेंगे तो ये वाला जो आपको इलाका नजर आ रहा है, ये वाला थाईलैंड मलेशिया के नीचे का ये वाला इलाका इंडोनेशिया का है। यहां पर एक सुमात्रा आइलैंड है। सुमात्रा बहुत मशहूर नाम है। तो अगला एग्जांपल आपको एशिया में इसका मैं बहुत अच्छा जो दे सकता हूं, किसका? डॉर्मेंट वॉल्केनो का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, सोए हुए ज्वालामुखी का। तो एशिया में वो इंडोनेशिया का क्राकाटुआ ज्वालामुखी है। ये जो क्राकाटुआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का, आपको ने जब भूकंपीय तरंगे बताई थी और उसके साथ मैंने आपको जब सुनामी पढ़ाया था, सुनामी वेव जो समुद्र में लहरें पैदा होती हैं, सी वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक से जनरेट होती हैं, तो आपको मैंने बताया था कि 1883 में 1883 में क्राकाटुआ वोल्केनो में इरप्शन हुआ था। और वो इतना ज़बरदस्त इरप्शन था, इतना ज़बरदस्त विस्फोट था कि जो सुनामी लहरें वो जनरेट हुई और उसने हज़ारों लोगों को मार डाला। इस इंडोनेशिया के इस क्राकाटुआ ज्वालामुखी के विस्फोट की आवाज़ यूरोप तक आई, उसकी साउंड वहाँ तक सुनाई दी। तो इंडोनेशिया का क्राकाटुआ ज्वालामुखी भी एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, आगे कभी भी फट सकता है। तो इंडोनेशिया में ये नाम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर उसको कोट करना जरूरी है तो ये भी डॉर्मेंट वोल्केनोज की श्रेणी में आता है। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, दुनिया में कोई भी, इवन जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, हमारा जो भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, वो भी दावा नहीं कर सकता कि जमीन के अंदर क्या चल रहा है। इतना कंफ्यूजन रहता है इन चीजों को लेके कि कभी कभी हमको ये डिसाइड करने में बहुत वक्त लग जाता है कि कौन सा वोल्केनो एक्टिव है, जागृत है, या कौन सा वोल्केनो डॉर्मेंट है। कई बार किसी वोल्केनो को डेड बता दिया जाता है, किसी वोल्केनो कहते हैं ये मृत हो गया है, शांत हो गया है, और वो भी दोबारा एक्टिव हो सकता है। इसलिए हम लोग जमीन के नीचे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग बीनीथ द सरफेस, नो वन नोज, किसी को पता नहीं है। इसलिए हम लोग ज्वालामुखियों के बारे में ये एक्टिव ही रहेगा और ये डॉर्मेंट ही है यानी प्रसुप्त ही है और ये डेड है जिसमें अब कोई विस्फोट नहीं होगा, इसकी कोई भी आप गारंटी से बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें क्लासिफिकेशंस में कई बार डिफर करते हैं वैज्ञानिक, यानी कई बार वैज्ञानिकों के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। तो आपको जो क्राकाटुआ है वो फिलहाल तो जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये डॉर्मेंट कैटेगरी में आएगा। ये दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, पहला मैंने एक्टिव वोल्केनोज बता दिया, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया, प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। अब जो हम तीसरी कैटेगरी है, इनको हम कहते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी को आप ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश में एक्सटिंक्ट वोल्केनो या फिर डेड जो वोल्केनो है। अब जैसा कि इनके नाम से साफ है कि एक्सटिंक्ट या डेड वोल्केनोज कौन से हैं, तो वो
एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनोज में अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो जिनमें अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आगे फर्दर इरप्शन की, यानी आगे जिनमें कोई भविष्य में फटने की उनकी संभावना नहीं है, ये हमारा ड्यू रहेगा। मैं आपको कुछ जो एक्सटिंक्ट या जो डेड वॉल्केनोज हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी हैं, उसके भी कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। राइट, तो आज के लिए हम लोगों ने इतना ही रखना है। अगले लेक्चर में हमारा ये टॉपिक ड्यू रहेगा। राइट, सो हैव ए नाइस टाइम, बाय।